सबसे पहले मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं। अभी सर्दी का मौसम क्या कहते हैं पीक पॉइंट पर है। ऐसे मौसम में नवजात शिशु की माँ या गर्भवती महिलाएं वो क्या क्या अपनी सुरक्षा के लिए करे, अपनी देख रेख के लिए क्या क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी बात आम लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया दिया आपने। और गर्भवती महिलाएं आजकल जनरली जो इतने दिनों में मेरा इंटरेक्शन हुआ है पेशेंट्स के साथ या फिर लोगों के साथ, तो जो आमतौर पर मैंने देखा है कि सबसे पहले तो जो गर्भावस्था है एक तो सब किसी भी महिला के लिए सबसे खूबसूरत और एक महत्वपूर्ण दौर होता है। तो जनरली आजकल क्या होता है, दो वर्ग मैंने देखा है। एक वर्ग जो कि थोड़ी लापरवाही करते हैं चेकअप कराने के दौरान में या फिर गर्भावस्था के दौरान में डॉक्टर की सलाह ना लेना, और एक वर्ग जो है वो बहुत ही कॉन्शियस रहता है। जनरली इतने दिनों में मैंने ये देखा है। तो मेरी सबसे पहले ये सलाह है कि इस गर्भावस्था को बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप लें और आपके जो ये खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण समय है एक बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो इसके लिए एक दोनों के बीच का बैलेंस बनाना, मतलब इसको बहुत लापरवाही से भी ना लें, और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता, मतलब इसको एकदम से कॉन्शियस होके डर जाना या फिर ये भी ना लें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में सबसे पहली बात है कि जो हवा होती है वो शुष्क होती है, और इसका असर जो होता है ये आमतौर पे लोगों पे भी होता है जो हम दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं या कुछ भी। गर्भावस्था क्या होती है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है थोड़ी, ये नेचुरल फेनोमेनन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मैं ये सलाह दूंगी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं ठंडा है तो स्वेटर पहनो, गर्म कपड़ा पहन के रखो और अपने पैरों को ढक के रखो। तो यही सलाह जो है वो मैं गर्भवती महिलाओं को भी दूंगी कि वो भी अपना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें, ताकि उनको क्योंकि इस दौरान में क्या होता है, सबसे कॉमन चीज़ होती है फ्लू मतलब वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर जैसे आपने सुना होगा। जनरली सर्दी खांसी बुखार की चीज समस्या होती है, तो ये समस्याएं हो सकती हैं उनको भी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो आमतौर पर बचपन से उनको एलर्जी की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। जैसे कुछ आती हैं वो बोलती हैं मैडम बहुत जल्दी है मुझे सर्दी हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है छींक आ जाता है। तो उनको हम लोग ये सलाह देते हैं कि आपके लिए जो नॉर्मल एक है डाइट चार्ट, जो अभी विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। खासतौर पर अभी सब लोगों को पता है जो हमारा कोरोना आया उसमें काफ़ी विटामिन सी का सेवन सबने किया है, तो इसीलिए विटामिन सी का सेवन, विटामिन सी जनरली जो हमारे खाद्य पदार्थ में मौजूद रहता है, संतरा हो गया, आंवला हो गया, मौसमी हो गया, अभी इन सब चीज़ों का सीज़न है, तो इन सब चीज़ों का फल का सेवन करें। दूसरी चीज़ है प्रोटीन डाइट अच्छा लें। प्रोटीन डाइट में आपका जो हमारा जो खासकर हमारा जो भारतीय खाना है वो अपने आप में प्रोटीन रिच होता है। जैसे कि दाल हो गया, अभी हम जो एक प्रॉपर हमारा जो इंडियन थाली होता है वो बहुत ही प्रोटीन रिच है, सफिशिएंट होता है। अगर प्रॉपर कोई महिला, गर्भवती महिला जो डाइट फॉलो करे, जो भारतीय खाना का डाइट, सुबह में नाश्ता, खाना, डिनर, तो वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। पर आजकल एक नया ट्रेंड आया है, प्रोटीन एक्स्ट्रा डब्बों वाला मिलता है, वो प्रोटीन पाउडर लीजिए और बहुत कुछ चीज़ें लेती हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल दाल का अच्छे से सेवन करिए, सोयाबीन जो होता है उसका सेवन करिए, अंडा अभी खाइए। तो इन सब चीज़ों से भी एक आपका इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगा और आपको जो फ्लू की समस्या है, ये सब समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो महिलाएं ऐसा कंप्लेन करती हैं कि हमें बहुत जल्दी सर्दी हो जाता है, तो उसमें कभी कभी हम लोग 5वें महीने के बाद विटामिन सी सप्लीमेंट भी प्रेफर करते हैं। फिर दूसरी समस्या क्या होती है कि इस मौसम में सर्द हवा रहती है, शुष्क हवा रहती है, तो त्वचा का शुष्क होना एक आम तौर पे समस्या वाली चीज़ रहती है। और खासकर
जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं वो कंप्लेन लेके आती हैं और आमतौर पे खुजली की समस्याएं, इचिंग की समस्याएं प्रेगनेंसी में होती हैं, वो बढ़ जाती है उनकी। तो उसका कारण क्या हो जाता है, क्योंकि शुष्क स्किन हो जाता है। तो आप दूसरी चीज़ है कि त्वचा का भी देखभाल अच्छे से करिए। त्वचा की देखभाल के लिए भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इसके लिए ये नहीं कि बहुत महंगे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है या फिर कुछ उस तरीके की ऑइंटमेंट्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मल प्लेन नारियल तेल हो गया, जो बादाम का तेल होता है, इसको अप्लाई करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पिए, तरल पदार्थ का सेवन अच्छे से करना है। तरल पदार्थ पानी का जनरली 4 से 5 लीटर आप पूरे दिन भर में एक गोल रखिए कि मुझे पीना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि सर्दी में क्या होता है कि यूजुअली हमें प्यास नहीं लगती, हमें लगता है कि नहीं प्यास नहीं लग रही है, अब हम बिल्कुल सफिशिएंट मेरे बॉडी में है मतलब पानी। बट क्या होता है इसमें डिहाइड्रेशन जनरली बढ़ता चला जाता है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी होना गर्भावस्था में अपने आप में एक समस्या उपलब्ध कर सकता है। तो इसी वजह से पानी का सेवन अच्छे से करें। पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं, अगर आपको लगे तरल पदार्थ जैसे कि फ्रूट जूस हो गया या फिर दही हो गया, लस्सी हो गया, पानी हो गया, तो इन सब चीज़ों का सूप का भी टाइम है। जैसे जो टमाटर है मार्केट में, ये सब का सूप पी सकती हैं। तो ऑलरेडी आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, त्वचा में हाइड्रेशन रहेगा, आपको खुजली की समस्या कम होना, प्रेगनेंसी में जो जटिलताएं आती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपका फ्लू का लग रहा है, जैसे सर्दी खांसी, या मान लीजिए आपने बचाव भी किया या किसी कारणवश आपका ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बुखार लग रहा है या सर्दी खांसी लग रहा है, 3 दिन से अगर ज़्यादा आपको लग रहा है, तो आप तुरंत में अपने गायनिकोलॉजिस्ट जो आप जिनसे दिखा रही हैं, महिला रोग विशेषज्ञ से, उनसे संपर्क करें। और मैं ये भी सलाह दूंगी कि जो प्रेगनेंसी में जनरली क्या होता है कि आप शुरू से एक डॉक्टर के सलाह में रहें और उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि 9 महीने की एक यात्रा होती है, जो कि अगर किसी डॉक्टर से आप शुरू में मिलते हैं तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, पेशेंट और डॉक्टर बॉन्ड बन जाता है। तो डॉक्टर आपको हमेशा ही एक अच्छा सलाह, क्योंकि एक तरीके से शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों ही चाहिए प्रेगनेंसी में। तो छोटी छोटी समस्याएं बहुत लगती हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला, इतने दिनों में ही मुझे एक 2 वर्ग मिला है। एक वर्ग जो कि बिल्कुल ही फॉलोअप में नहीं रहते, वो सीधे 9 मंथ्स में आते हैं। अगर कुछ समस्याएं हुई तो हम उस टाइम उनको बताते हैं कि अच्छा पहले आपको दिखाना चाहिए था। दूसरा वर्ग होता है कि वो बहुत सतर्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है कि मैडम ऐसा तो नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ निगेटिव पार्ट्स प्रेगनेंसी का एक। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप एक बैलेंस बना के रखें, अपने जो महिला चिकित्सक हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहें, और किसी भी तरीके की परेशानी हो, जैसे कि मैं पर्सनली अपने पेशेंट को पर्सनली मैं कांटेक्ट में रहती हूँ। जितने मेरे पेशेंट हैं उनका एक ग्रुप बना के जो होता है कि आपको किसी भी तरीके से छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी शंकाएं होती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से मिलके क्लियर कर सकती हैं। तो 3 दिन से ज़्यादा है तो जनरली मिलिए, हम चेकअप कर लेंगे। अगर हमें ऐसा कुछ लगा तो कुछ मेडिकेशंस अगर हमें शुरू करनी है तो वो हम कर सकते हैं। 5वीं चीज़ होती है कि जैसे मैंने बताया, खाद्य पदार्थ का अच्छे से ध्यान रखें, सेवन करें। 5वीं चीज़ कि अभी ठंड से बचना है, क्योंकि ये मौसम जो है, ये बेसिकली नवंबर वाला जो टाइम है, ये ट्रांजिशन फेज हुआ। जो हमारा अक्टूबर में रहता है कि उतनी सर्दी नहीं रह रही है, और दिसंबर में बिल्कुल सर्दी हो जाती है, तो नवंबर में थोड़ी लापरवाही हो जाती है। हम लोग सब सोचते हैं कि नहीं अभी ठंडी नहीं लग रही है, और खासकर गर्भवती महिलाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मली कम हो जाती है, तो इस वजह से उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जो आपके बुजुर्ग हमेशा आपको सलाह दें कि नहीं ये पहन के रहो, गर्म कपड़े पहन के रहो, तो इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। कुछ सारी महिलाओं को मैं सलाह देती हूँ कि रोज वॉक करें, जितना अधिक घूमेंगे। तो इसमें है कि अगर बहुत सर्दी हवा है या है तो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप घर के अंदर ही अपने आप को मोबाइल रखें। ये नहीं कि ठंड आ गई है तो बिल्कुल हम स्थिर हो जाए। हाँ, तो वो चीज़ है। आजकल योगा का बहुत इसमें है, इम्यूनिटी बूस्टर में,
कि योगा करें घर पे, बहुत हैवी योगा नहीं, जो गर्भाधारण से रिलेटेड योगा बताया जाता है कि सलाह दी जाती है, घर के अंदर ही आप थोड़ा वॉक कर लें। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल आपका एक जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखिए, ताकि आपको जो इसकी प्रतिकूल चीज़ें हैं सर्दियों की, उनसे सामना ही नहीं करना पड़े, और आप कभी भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैडम, सबसे पहले हम दर्शकों को परिचय करवाता हूँ कि हमारे बीच डॉक्टर प्राची हैं, बेगूसराय सदर अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही अपना इनका हॉस्पिटल भी है, माँ सिद्धेश्वरी हॉस्पिटल, पावर हाउस रोड दीपशिखा के नज़दीक इनका पड़ता है, जहां आप लोग जानते होंगे डॉक्टर अरुण कुमार का क्लिनिक है, उनके जस्ट अपोजिट इनका क्लिनिक है, और एक इनका क्लिनिक पड़ता है काले स्थान से पूर्व चित्रगुप्त नगर पोखरिया में, जहां ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर पवन कुमार जी का पहला क्लिनिक था, उसमें भी इनका क्लिनिक अभी वर्तमान में चलता है। हम महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए आए हैं। हम अगला प्रश्न इनसे लेते हैं। मैडम, गांव देहात में देखा जाता है कि लगभग वहां पर 80% आबादी हमारी निम्न स्तरीय है, मजदूरों की है, किसानों की है, और अभी के दौर में भी शैक्षणिक स्तर जागरूकता की कमी है। होता क्या है कि गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु की मां, अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती है उनके साथ, एलर्जी वगैरह की आपने चर्चा की, तो वहां तुरंत गांव के डॉक्टर के पास वो पहुंच जाती है, और डॉक्टर साहब वहां क्या करते हैं, सुई से ही उसका शुरुआत करते हैं। क्या किसी भी मरीज के इलाज की शुरुआत उस सुई से ही करना उचित है? नहीं, जैसा हम लोग भी, चूंकि मैं सदर अस्पताल में भी हूँ, तो जो वर्ग आपने बताया उनसे ही मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है अभी, खासकर उन वर्ग की महिलाओं से ही मेरा, खासकर ले लीजिए 80 से 90% महिलाएं मेरे पास, मैंने जितनी महिलाओं से अपने आप को देखा है तो वही महिलाएं मेरे संपर्क में आई हैं। तो ये आपने सही बोला, एक छोटी सी भी चीज़ कुछ हुई तो पहले वो कांटेक्ट वहीं पे करेंगे जो उनके अगल बगल के लोग जो भी रहते हैं, और वहाँ पे उन्हें काफ़ी हायर एंटीबायोटिक्स और बहुत तरह की दवाइयाँ उन्हें ऑलरेडी इंजेक्शन के तौर पे दी जा चुकी होती हैं। तो पहली बात तो मैंने ये बताया कि प्रेगनेंसी में कभी भी इसको एकदम नॉर्मल तरीके से लेना है, जैसे कि एक नॉर्मल, ये कोई बीमारी तो है नहीं, तो इसमें बस यही है कि सीधे इंजेक्शन दे देना एंटीबायोटिक, क्योंकि बहुत चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर को पता होती हैं कि ये एंटीबायोटिक्स क्यों लेना है जब आपके, या फिर कुछ इंजेक्शन बेवजह का क्यों लेना है जब आपका क्योर। मैंने क्या बोला कि जैसे फ्लू आया तो आप 2-3 दिनों तक ये सब चीज़ें देखिए, नहीं हुआ तो आप एक जो आपकी महिला चिकित्सक है उनसे संपर्क करिए, हम एक आपको नॉर्मल तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल आप लेती हैं आपके शरीर के साथ आपके बच्चे को भी जा रहा है, तो कोई भी चीज़ लेना। आयरन और कैल्शियम एक बेसिक रूल है जो आपका 3 मंथ्स तक हम फॉलिक एसिड देते हैं, 3 मंथ्स के बाद आयरन कैल्शियम लीजिए, और सब कुछ आपका बढ़िया है, तो कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ चीज लेने की। एक प्रश्न आता है, आप तो सदर अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं, गांव देहात में ये भी कहा जाता है अक्सर लोग तुरंत प्राइवेट क्लिनिक की ओर चले जाते हैं, और हम लोग अपने भाषा में उसको कहते हैं कि शीशे से बने बिल्डिंग में जाना पसंद करते हैं कि वहाँ बेहतर इलाज। आप सदर अस्पताल में भी ड्यूटी करते हैं, क्या वहाँ बेहतर इलाज होता है? बिल्कुल, मैं इस धारणा को तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं हो गया लगभग 1 साल से तो मैं हूँ वहाँ पे कार्यरत, और जो भी वर्ग आता है, जो प्रोटोकॉल हम प्राइवेट क्लिनिक पे फॉलो करते हैं वही प्रोटोकॉल हम सरकारी अस्पताल में भी फॉलो करते हैं, और बहुत ही बेहतर इलाज हो रहा है। और जिस तरीके का इलाज, मतलब चाहे वो इमरजेंसी सुविधा हो या फिर चाहे दैनिक जीवन में जो ओपीडी होता है उसके लिए पेशेंट आते हैं, सबका इलाज उसी तरीके से हम लोग करते हैं जो प्रोटोकॉल हम क्लिनिक पे फॉलो करते हैं। और खासकर अभी जो हमारे सर हैं, सिविल सर्जन सर हैं, डीएस सर हैं, ये लोग काफ़ी
उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काफ़ी हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, और किस तरीके से मरीजों को लाभ पहुंच सके उसके लिए बेहतर एक मीटिंग करके हमेशा, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं तो बिल्कुल एनकरेज करूंगी। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं मैडम कि अक्सर जब डिलीवरी केस में आती हैं माताएं, जी तो प्राइवेट क्लिनिक में देखा जाता है कि हम लोग भी सुनते हैं 80% 85% ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें उसको ऑपरेशन ही कर दिया जाता है। क्या ये उचित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही डर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डरी हुई महिलाएं रहती हैं वो जब आती हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो तीसरे महीने में भी आ रही हैं और उनका पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैडम सिजेरियन तो नहीं होगा। मैंने बोला अभी कैसे कुछ बताया जाता है, सिजेरियन का डर क्यों है? शायद सिजेरियन की संख्या में बढ़ोतरी है तो इस वजह से डर हो रहा है, या फिर लोगों को ये लग रहा है कि नहीं सिजेरियन हो जा रहा है। तो मैं यही बताऊंगी कि सिजेरियन का कोई नहीं है। अगर लोगों की तरफ से देखा जाए कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, तो पहले ज़माने और अभी के ज़माने में मैं ये बताना चाहूँगी, पहले जो हमारी दादी होती थी, नानी होती थी, ये लोग बहुत ही वर्किंग, हम जैसे सुनते होंगे कि अच्छा काम कर रहे थे और फिर डिलीवरी हो गई सुबह में, क्योंकि ये हमेशा कार्यरत फिटनेस। हाँ, तो अभी एक्सरसाइज को प्रमोट इसीलिए किया जा रहा है कि आप उस तरीके का अब हमारा क्या है, जैसे हम लोग के एज ग्रुप की लड़कियां होती हैं, वो जनरली उनका काम भी ऐसा हो गया कि बैठने वाला हो गया, व्यायाम भी नहीं कर पाती, ना घर का काम हो पाता है, तो इस वजह से जो एक प्रोसेस होता है फिटनेस प्रॉब्लम भी हाँ, तो इस वजह से वो जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर में उनको परेशानी आती है, तो एक तो उनकी तरफ से ये हो जाता है। एक धारणा यहाँ बनी है, धारणा ये बनी है कि हम दोनों पक्ष को रखते हैं, पेशेंट और डॉक्टर। डॉक्टर का कहना ये होता है कि पेशेंट उस समय अपने आप को बर्दाश्त नहीं करती है पेन को, जहाँ की पेशेंट का भी ये शिकायत होता है कि चूंकि नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर को इनकम कम होता है, ऑपरेशन में अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर भी प्रेशर देते हैं कि यही करवा लो। नहीं, मैं मतलब ये बहुत खासकर जो हमारा ये महिला रोग एक फील्ड है, इसमें ये बहुत बड़ी धारणा है। मतलब जो भी लोग होते हैं, मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उनको एक अच्छा डॉक्टर का ये मिलता है और जो ये मिलता है, बट ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बात बताना चाहूँगी कि जनरली और खासकर हर डॉक्टर जो हमारी बात होती है, हर कोई यही चाहते हैं कि ठीक है नॉर्मल की तरफ ही प्रोसीड करें। एट द एंड उसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पहले से कभी सिजेरियन है तो क्यों सिजेरियन होगा, लास्ट तक हम लेके जाएंगे। उसमें सिजेरियन होने का बस एक ही कारण होता है कि बच्चे का धड़कन बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, बच्चे को अंदर दिक्कत हो रहा है। और दूसरी चीज होती है कि एक हम लोग बोलते हैं कि फैलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब उसको वो रास्ता नहीं, अनुपात जो बच्चे का सर होता है और माँ का जो डिलीवरी का रास्ता होता है उसका अनुपात नहीं सही, और भी बहुत सारी कारणें होती हैं। तो इसमें जब हमें ऐसा लगने लगता है तभी वो कन्वर्ट होता है, अदरवाइज सिजेरियन का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। पहले से सिजेरियन अगर हुआ है, मतलब जो सिजेरियन की वजह होती है हम लोग बस उसी को फॉलो करते हैं। पर हाँ, लोग डरे हुए हैं, शायद उनको कुछ ऐसा एक हो जाता है कि आजकल चल रहा है ये ट्रेंड, उसकी वजह से। पर मैं जनरली यही बोलूँगी कि मैं चाहे सदर अस्पताल में काम कर रही हूँ या अपने क्लिनिक पे भी काम कर रही हूँ, तो अगर नॉर्मल का ही इंडिकेशन है तो बिल्कुल नहीं जाना है। और खासकर जो बुक्ड पेशेंट मेरी रहती है, बुक्ड पेशेंट का मतलब होता है जो आपने मुझसे पहली तिमाही या दूसरी तिमाही से ही मेरे से संपर्क में रही हैं और लास्ट तक मैंने उनकी डिलीवरी कराई है, तो बिल्कुल मैं उनको 8वें 9वें महीने में व्यायाम भी बताती हूँ कि आप क्या करें जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल लेबर है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है लास्ट मंथ में जिसमें आपका नॉर्मल लेबर का चांस बढ़ सकता है। तो 80% केस में हम लोग वही करते हैं। अब 20% केस वो तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर पहले का इंडिकेशन जो डॉक्टर को समझ में आ सकता है, तो उसके लिए एक, और जो शुरू से दिखाती हैं वो महिलाएं और मेरे बीच में एक होता है ना विश्वास का भी ये हो जाता है, उनको मैं जो भी बोलती हूँ, नहीं मैडम आपको जो ठीक लग रहा है, यूँ कहा जाए कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। अंतिम प्रश्न आपसे है कि आज हमारे चैनल से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको क्या संदेश है डॉक्टर प्राची का? उनको मैं यही संदेश दूंगी कि जैसे मैं पहला मेरा सेंटेंस यही था कि जो प्रेगनेंसी है किसी भी महिला के लिए बहुत ही खूबसूरत पल और
जीवन का एक महत्वपूर्ण दौर होता है। इसको एकदम नॉर्मल तरीके से ले जाएं, इसको कभी भी बीमारी ना समझें, ना तो इससे बहुत घबराएं, ना इसमें बहुत लापरवाही रखें। पर मैं ये सलाह आपको ज़रूर दूंगी, जो भी निम्नतम वर्ग के लोग हैं जैसे आपने बताया, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर महीने आके चेकअप कराएं। और जो एक हम लोग का बुक प्रोटोकॉल होता है, मैं आपको मिनिमम जो WHO का गाइडेंस है कि 4 बार आप विजिट डॉक्टर को मिनिमम करें। 9 महीने में 4 बार कम से कम 4 बार, चाहे आप सरकारी अस्पताल में दिखाएं या फिर कहीं आप प्राइवेट में दिखा रहे हैं वहां दिखाएं। प्राइवेट में वहां दिखाएं जहां आपको विश्वास हो। और ये जो आपने बताया कि आप लोगों को तो काफी ऑब्जर्वेशन रहता होगा, जैसे बताया कि इंजेक्शन हमने देखा है प्रिस्क्रिप्शन पे काफी इंजेक्शन चल गया, ये चल गया, ये सब बिल्कुल नहीं। मैंने बस ये बोला कि आपको अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपको 2-3 चीजों की जरूरत होती है। हमारा जो भारतीय खाना है उसको आप फॉलो करें। जैसे वॉमिटिंग वगैरह की वजह से लोग खाना स्किप कर देते हैं, लास्ट में उनको कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, ये होती है, तो लास्ट में प्रोटीन सप्लीमेंट लिखना पड़ता है। तो ये सब नहीं, जो बस एक तरीके से अब हम उस दौर में जा रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर इसमें हमको पुरानी चीजों को भी फॉलो करना है, तभी हमारा नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बढ़ेगा। ये आपको भी समझना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी पहले क्यों हो रही थी ज्यादा और अब क्यों कम हो रही है। डॉक्टर की तरफ से तो चलिए, कुछ हर वर्ग में होता है कि कुछ लोग अगर ये इसको बढ़ावा देते हैं तो सब लोग इस चपेट में आते हैं, बट ज्यादातर डॉक्टर जो भी हैं कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हम कुछ जानबूझकर कर दें या फिर सिजेरियन की तरफ सीधे चले जाएं। पर इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी तरफ से भी हमें ये चाहिए कि आप भी एक्टिव रहें, इसको नॉर्मल तरीके से सपोर्टिव लें। 4 विजिट मैंने जैसा बोला कि आपको सबसे पहले जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म आपको घर पे पता चला है, जैसे आपका मासिक आगे बढ़ गया या फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, आप तुरंत डॉक्टर को सलाह करें, तो फर्स्ट विजिट उसको बोलते हैं। तो उस समय आपको डॉक्टर चेक कर लेंगी और उसके बाद आपको जैसे 18वें से 22वें सप्ताह के बीच में एक बार दिखाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उस समय तक हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब बच्चे का हर अंग बन चुका होता है। तो एक बार उस टाइम भी हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और आजकल आधुनिकता में हमें काफ़ी अच्छा एक ये मिल गया है कि हर तरीके से हम जब वूम के अंदर बच्चा जब आपके गर्भ में ही है तभी हम उसको एक तरीके से पूरा स्कैन कर सकते हैं कि उसमें कुछ परेशानी है कि नहीं, बेकार है कि नहीं। तो ये एक विजिट ज़रूरी है। लास्ट में 30वें से 32वें सप्ताह, मतलब कि 8वें महीने में आपको एक बार दिखाना है, और अंतिम 8वें महीने के अनुसार आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको कितने दिन पे विजिट पे आना है। यूजुअली 15-15 दिन हम लोग बोलते हैं, पर नहीं भी आए तो फिर अगले महीने दिखा लेना है, ताकि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ। तो जो निम्नतम वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैंने बोला कि मिनिमम 4 आप ज़रूर लें, और ये आपके लिए जो कि बिल्कुल ही लापरवाही करते हैं। दूसरा चीज़ कि जो बहुत ही कॉन्शियस वर्ग है उनको उतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इनको एंजॉय करिए और अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल ले जाइए, और नॉर्मल डिलीवरी आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा उसका प्रतिशत बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को और खासकर गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशु की माँ को देख रेख और प्राथमिक उपचार से लेकर मुख्य उपचार तक सारी बातों को कम समय में रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।